Good morning, students. So this is our second lecture on projectile motion. Motion in 1D, mathematical tools, motion in 1D आप पढ़ चुके हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट किया है. प्रोजेक्टाइल मोशन का फंडामेंटल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. लास्ट क्लास में एक मैंने हिंट दिया था आपको और उस हिंट को लेकर के थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा पूरी बात. मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि x और y एक्सिस एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाया जाए और y एक्सिस हमेशा वर्टिकल बनाया जाए. ऐसा जरूरी नहीं है. आप x ऐसा और y ऐसा बना सकते हैं, ठीक है. लेकिन आपके x और y को रोटेट करने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर भी ऐसा ही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर भी ऐसा ही है. यहाँ पर x और x कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0. यहां पे x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. यहां y कंपोनेंट नॉन जीरो है और यहां भी y कंपोनेंट नॉन जीरो है. क्या क्या है चेक करते हैं, ठीक है, समझते हैं. पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि x और y कंपोनेंट में हमको x और y एक्सिस को हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेना है या किसी और एंगल पर इंक्लाइन लेना चाहिए फॉर द गिवन प्रॉब्लम. तो ये कैसे पता लगेगा, इसका एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं. आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी. मान लो एक पार्टिकल को, एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, एक पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया गया, ठीक है ना. u स्पीड से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर थ्रो किया गया और इस पार्टिकल का पैराबोलिक पाथ ऐसा आता है. ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं. ये इस पार्टिकल का पैराबोलिक पाथ आता है, ठीक. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर t इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल को थ्रो किया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, ऑब्वियस बात है ना. क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि कितने टाइम के बाद, एट व्हाट इंस्टेंट, द वेलोसिटी वेक्टर व्हिच इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, द वेलोसिटी वेक्टर हैज रोटेटेड बाय एन एंगल 90 डिग्री. जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 90 डिग्री रोटेट कर चुका है ना. तो ये हमें बताना है कि कितनी देर बाद ऐसा हुआ है, कितनी देर बाद ऐसा हुआ है. तो देखो, ये मैं आपके लिए x एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ या y एक्सिस समझ लो. और सबसे पहले आप ये देखो कि ये वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री रोटेट किया, ये आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा. तो अब अगर इस क्वेश्चन को कोई ऐसे एक्स वाई को लेके सॉल्व करे तो नहीं सॉल्व होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल. आप अगर ये प्रॉपर्टी यूज कर लें कि दो वेक्टर जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है कितना? 0. ये प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिए, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा. लेकिन इससे बेटर सॉल्यूशन ये होगा कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर लें और इसको वाई ले लें, ठीक. अब इसको एक्स वाई लेने पर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, t टाइम पे यहाँ है, ठीक है. हमें निकालना है ये टाइम, कितने टाइम बाद ऐसा हो रहा है. तो अगर आपने x और y ऐसा सेलेक्ट कर लिया तो आपके लिए ये चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी, थोड़ी सी. कैसे? देखिए जरा ध्यान से. ये मैं एक लाइन ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है ये y डैश है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बदलेगा नहीं, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के बराबर ही रहेगा. और अगर मैं एक्सेलरेशन का x और y कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो देखो, ये थीटा 90 में ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा. तो इसका जो y कंपोनेंट है वो इधर आएगा और जो x कंपोनेंट है वो इधर आएगा, ठीक. आप बहुत आराम से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये वाला कंपोनेंट आएगा g cos थीटा और ये कंपोनेंट आएगा g sin थीटा. g cos थीटा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है एंड एरो इज गिविंग द डायरेक्शन. g sin थीटा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है और एरो इज गिविंग द डायरेक्शन. अब सबसे पहली बात मालूम क्या आती है दिमाग में? ये बात आती है स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो पहली बात आती है वो ये आती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें x और y ऐसा लेना है. तो जरा ध्यान से देखो. मैं अगर ये बताऊं कि भाई मैंने क्या सोचा, मैंने क्यों सोचा ऐसा x और y लेने का, तो मैं उसका रीजन आपको बता रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं x और y ऐसा ले लूं तो इस पॉइंट पर जो vx की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 0 हो रही है. ये खास बात है. vx 0 केवल पूरे पाथ के इसी पॉइंट पर हो रहा है अगर मैंने x और y ऐसा ले लिया. और ये 0 बड़ा ही चमत्कारी नंबर है.
है कि नहीं? इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में बहुत काम आता है। तो मैं कह रहा हूं 0 टू टी टाइम में अगर मैं केवल ये इक्वेशन लिख दूं तो रिजल्ट मेरा एक बार में आ जाएगा। क्या? Vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टाइम। तो अब Vx की वैल्यू क्या होगी बोलो? ये प्लस x है और ये प्लस y है, ये ध्यान रखना। तो Vx की वैल्यू क्या है? टी टाइम, 0 टू टी टाइम के लिए मैं लिख रहा हूं, तो टी टाइम पर Vx की वैल्यू क्या है? Vx की वैल्यू है 0 इक्वल टू ux कितना है बताओ भाई? इस वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है और y कंपोनेंट कितना है? तो ये वेलोसिटी पूरी x की तरफ ही तो है, तो ux की वैल्यू हो जाएगी u प्लस ax की वैल्यू क्या हो जाएगी? ax की वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर जब आप दिखा रहे हैं तो आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए एरो है। यहां पर आपने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया और डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे आप? तो मैथमेटिकल इक्वेशन में मोशन इन 1D में, तो 1D तो है ही, ये कैसे 1D है? क्योंकि मैं केवल एक्स एक्सिस में डिस्कस कर रहा हूं। तो मोशन इन 1D में प्लस और माइनस से हम डायरेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो जी साइन थीटा है ये प्लस एक्स के अपोजिट मतलब माइनस एक्स की डायरेक्शन में, तो विल हैव टू पुट अ माइनस साइन हियर एंड द टाइम टी। तो टाइम की वैल्यू यहां से आ रही है। टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है? टाइम की वैल्यू है u बाई जी साइन थीटा, u अपॉन जी साइन थीटा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? ठीक है। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, क्या कि अगर हम एक्स वाई एक्सिस ऐसा लेते, तो हिंट किया मैंने थोड़ी देर पहले भी, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसके बारे में सोचना है ना, और देखना है आंसर आपके सामने है। आंसर अगर सेम आ रहा तो सॉल्यूशन सही है, और जबरदस्ती आप नहीं करेंगे भाई, इतने छोटे बच्चे नहीं है आप, है ना? लॉजिकली ट्राई करना। तो ठीक है, ये बात मैंने आपको एक बताई कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट पड़े तो हम एक्स और वाई को रोटेट करके, जैसे चलो एक और बात करते हैं। जैसे मेरे से किसी ने कहा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एक्चुअल में ऐसी कोई हेडिंग होनी नहीं चाहिए, कोई ऐसी हेडिंग नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन है ऑन इंक्लाइन प्लेन और फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म या फ्रॉम, इन हेडिंग्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है जो हम हर वैरायटी में बार बार यूज करते हैं। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, इसको यू स्पीड से यहाँ थ्रो किया गया, और ये एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो मैंने ले लिया है बीटा, और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अल्फा ले लो, थीटा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। अब मान लो ये कहता है कि t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया गया और t इक्वल टू कैपिटल T पर यहां पहुंच रहा है, तो दिस इज अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन ये टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के रिजल्ट से मैच करने वाली नहीं है, ऑब्वियस बात है। क्योंकि अगर ये यहां से आकर के ग्राउंड पे टकराता तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रीवियस रिजल्ट यूज करते, ठीक है ना। वो तो नहीं है यहाँ पर, वो नहीं है तो फिर क्या है? फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये टाइम कैसे निकलेगा। तो मैं कह रहा हूँ इसको भी सॉल्व करने की अगर बात की जाए तो लेट अस सेलेक्ट दिस एज एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसी, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स वाला और ये हो गया वाई वाला। फिर वही सवाल कि क्यों हमें लगता है कि ऐसा एक्स वाई हमें लेना चाहिए, है ना? बोलो क्यों लगता है ऐसा? बहुत ही सिंपल रीजन है। ये पार्टिकल जब इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। 0 टू टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मैंने ब्लू कलर के एरो से दिखाया है। अब बताओ मुझे कि इस डिस्प्लेसमेंट का हमारे एक्स वाई के हिसाब से एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट में बड़ा इंटरेस्ट है मेरे को, क्यों? 0 है। तो यहां पर 0 टू टी टाइम में अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई एस वाई की वैल्यू क्या है, तो एस वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो एस वाई की वैल्यू होती क्या है? ये होती है यू वाई टी प्लस हाफ
ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई की जगह अगर आपने 0 रखा तो यू वाई की जगह क्या आ जाएगा, यू साइन अल्फा इंटू टाइम कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई की जगह क्या आएगा। अब ए वाई की जगह आपको चेक करना है तो देखिए ये एक्सेलरेशन है इस तरफ जी, बीटा 90 माइनस बीटा, ये बीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट और इधर हो जाएगा वाई कंपोनेंट। तो यू ए वाई की वैल्यू क्या आ गई बोलो, माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ रही है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ये तो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करूं कि पार्टिकल को ऐसे यू से थ्रो किया गया और ये एंगल अल्फा है और ये एक्स एक्सिस है और जो ग्राउंड के पैरेलल है और ये पार्टिकल ऐसे जाता है, यहाँ का टाइम t, यहाँ का टाइम 0। इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो क्या आता है, 2u साइन अल्फा बाई जी। इन दोनों में सिमिलरिटी पकड़ो जरा, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। अगर हम केवल ये ध्यान रखें कि इसमें x और y ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाया जाता है, x और y कैसा बनाते हैं, वर्टिकल बनाते हैं, y और हॉरिजॉन्टल बनाते हैं x, और इसमें हम x ऐसा बनाते हैं और y ऐसा। तो ये दोनों रिजल्ट्स 2uy अपॉन मॉड ऑफ ay के बराबर है। टाइम ऑफ फ्लाइट के दोनों रिजल्ट यही है, ध्यान से देखो जरा। यहां पे uy का मतलब u साइन अल्फा है, यहां पर भी uy का मतलब u साइन अल्फा है, यहां पे ay का मतलब है माइनस जी कॉस बीटा, उसका मॉड ले लिया। यहाँ पे ay का मतलब क्या है बोलो, यहाँ पे इस ग्राउंड टू ग्राउंड में ay का, तो दोनों जगह रिजल्ट हमारे 2uy बाई मॉड ऑफ ay आ रहा है। ऐसे ही जब आप मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, यहाँ इंक्लाइन प्लेन की जो मैक्सिमम हाइट है वो ये होगी। क्यों ये होगी, हमें वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां पे vy की वैल्यू कितनी है, 0, या वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, h की वैल्यू भी आप निकालेंगे तो ये आएगा uy स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मॉड ऑफ ay, और ये एक जगह नहीं, दोनों जगह सेम आता है। यही रिजल्ट इसमें भी आता है, इस इंक्लाइन प्लेन वाले में भी, और यही रिजल्ट इसमें भी आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है, बस आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि इसमें आपने एक्स वाई ऐसा बनाया, इसमें आपने एक्स वाई ऐसा बनाया। ये तो ध्यान रखने का तरीका है, बेसिक से सॉल्व करने का तरीका तो मैंने आपको बताया। ठीक, कौन सा रिजल्ट दोनों में मिसमैच करता है, रेंज वाला। अगर हम रेंज का रिजल्ट निकालेंगे तो वो इस तरह से दोनों में मैच नहीं करता है, दोनों में अलग अलग आता है। रेंज निकालेंगे कैसे, तो 0 टू टी टाइम में यहां पर एस एक्स लिख लो और 0 टू टी टाइम में यहां पर एस एक्स लिख लो, तो दोनों जगह रेंज का एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन यहां पर जो रेंज का एक्सप्रेशन आता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। इसका जो रेंज का एक्सप्रेशन आता है इंक्लाइन प्लेन वाला, जो इसका इंक्लाइन प्लेन वाला एक्सप्रेशन आता है, वो इंक्लाइन प्लेन का एक्सप्रेशन रेंज का थोड़ा सा अलग है। क्या है देखो, आपको पिछला डायग्राम तो है ही आपके पास, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो दोबारा से देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ये आता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा जी कॉस स्क्वायर।
रेंज का एक्सप्रेशन आता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये रिजल्ट कब आएगा? जब ये है और ऐसा थ्रो किया गया, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, अल्फा और ये एंगल है बीटा। ठीक है, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है? रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब आती है जब अल्फा की वैल्यू π/4 माइनस β/2 के बराबर होती है। ठीक है, अब ये अल्फा की वैल्यू आप इसमें पुट करिए तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ चीजें रिवाइज भी करनी है, तो ये रिजल्ट्स आपको एज इट इज ध्यान रखने पड़ेंगे। और जेईई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो इन रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वो कोई और ऐसी बात इसमें बीच में डालेंगे और आपसे पूछेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से नहीं, अवॉइड किए जाते हैं आईटी की तरफ से। ठीक है ना, तो ये रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इंक्लाइन प्लेन में अगर ऊपर से नीचे की तरफ किसी पार्टिकल को थ्रो किया जाए, ऊपर से नीचे की तरफ किसी पार्टिकल को थ्रो करें, मान लो ये एंगल अल्फा हम ले रहे हैं इस केस में और ये एंगल बीटा ले रहे हैं, तो जितने भी नीचे से ऊपर वाले केस थे उनके जो भी रिजल्ट्स आए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज, जितने भी रिजल्ट आए थे उसमें इफ यू रिप्लेस बीटा बाई, है ना, इसको रिप्लेस करना है किसके साथ? माइनस बीटा के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस केस में कोई आपसे रेंज पूछता है कि रेंज क्या होगी, तो रेंज देखो, ये रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी जब ये रिप्लेस आप करेंगे, तो रेंज का एक्सप्रेशन बनेगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी मुझे माइनस बीटा करना है, पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ नीचे बीटा की जगह माइनस बीटा करने पर सेम रिजल्ट ही आने वाला है, मतलब कॉस ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा। तो ये रिजल्ट रेंज का, डाउन द इंक्लाइन के लिए रेंज का, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली चाहता था कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराऊं, तो चलो एक 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 मैंने सेलेक्ट किया ये न्यूमेरिकल, जरा इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई क्या दिया हुआ ये है ना, तो इसको ट्राई किया जाए, देखिए जरा। तो करना क्या है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सबसे अच्छा रास्ता बताऊं, सबसे अच्छा रास्ता ये है कि वीडियो अगर आप इस समय देख रहे हैं तो इसको पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को अपने पेन पेपर लेके आप बैठा करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, रिजल्ट निकालिए। देखिए आंसर इसमें बाई चांस मैंने मार्क ही कर रखा है, और चेक करिए कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ना आए तो सॉल्यूशन देखिए, मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं पर इसको देखना है सेल्फ अटेम्प्ट के बाद आपको। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड लेवल, स्ट्राइक्स एट एन एंगल 30 डिग्री विद दिस रूफ हाइट h दिया हुआ, देन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u की वैल्यू निकालो। कह रहा है कि इस u की वैल्यू बताइए, ये u बताना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मान लो यहां पर जो वेलोसिटी आती है वो v है और यहाँ की वेलोसिटी मान लो u है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहली बात तो मैं ये लिख सकता हूँ, पहली बात जो दिमाग में मेरे आ रही वो ये कि ये एंगल 30 है हॉरिजॉन्टल के साथ में, कितना एंगल है 30। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ v cos 30 बराबर होगा किसके, u cos 60। अगर कोई पूछे कि ये काम क्यों किया है, तो इसलिए किया है क्योंकि ax की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, इसलिए किया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, दूसरी बात क्या लिख सकते हैं हम लोग, y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दो, अपने आप पता लग जाएगा। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ x और y मैंने कैसा लिया, हॉरिजॉन्टल लिया, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल और y वर्टिकल लिया, तो मैं लिख रहा हूँ vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस ay sy। ठीक है, क्यों, टाइम की तो इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम टाइम वाली इक्वेशन क्यों लें। तो यहां बोलो vy का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस v साइन 30 का स्क्वायर, uy का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u साइन 60 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ay की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी इनटू
sy की वैल्यू क्या हो जाएगी h। देखो इसको मैं इनिशियल मोमेंट ले रहा हूँ, इसको मैं फाइनल मोमेंट ले रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो तो ये हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और y कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो यही वेक्टर तो sy है। तो sy का मैग्नीट्यूड h है और डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए हमने प्लस h लिया है यहाँ पर। अब देखिए ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इसमें कितने अननोन है, u और v दो अननोन है, तो यहाँ पर v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए v की जगह, तो पूरी इक्वेशन में केवल u बच जाएगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है, आप लोग इसको ट्राई भी कर चुके हैं डेफिनेटली, फिर भी मैं चाहता हूं एक बार आप अभी ट्राई करके देखें। पेन पेपर उठाइए और अभी ट्राई करके देखिए कि क्या आपसे ये क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व हो रहा है। मैक्सिमम टाइम है 3 मिनट, तो 3 मिनट में अगर सॉल्व हो रहा है तो बस हो गया, ठीक चल रहा है मामला फिर आपका, है ना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का सवाल है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग। ध्यान से देखो फ्रॉम द, फिर वही बात, आपको इसे पॉज करना है, वीडियो को खुद से सॉल्व करना है, टाइमर लगा के बैठिए, 3 मिनट का टाइम देखिए, 4 मिनट हो जाए कोई बात नहीं, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं अभी, है ना। चलिए करते हैं, ठीक, और सॉल्यूशन उसके बाद ही देखना है। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अ बॉल इज प्रोजेक्टेड शॉर्ट ग्राफ आर वर्सेस थीटा, द लीस्ट स्पीड ऑफ द बॉल हैविंग, देखो इसमें बड़ा बड़ा एक में दूसरी बात घुसा के ही लैंग्वेज तैयार की गई, तो इसको लैंग्वेज को समझने में दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ा तसल्ली से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुल मिलाकर के मुझे इस क्वेश्चन को देख करके ये बात समझ में आ रही है कि ये रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ग्राफ बना हुआ है। तो अगर ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात है, और ये प्रोजेक्टाइल का पाथ नहीं बना, ये इट्स अ ग्राफ बिटवीन रेंज एंड प्रोजेक्शन एंगल। स्पीड इज फिक्स्ड, सर्टेन स्पीड, देखो यहाँ लिखा सर्टेन स्पीड, ठीक है। तो स्पीड अगर फिक्स है और तो रेंज का फॉर्मूला ध्यान है आप, हाँ, रेंज के फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये भी ध्यान होगा कि मैक्सिमम रेंज आती है किस थीटा पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम आती है। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू तो दी हुई है 250, तो यहाँ लिख दो मैक्सिमम रेंज 250 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा दैट इज 1 अपॉन जी मतलब 10। तो इससे पता लग रहा है u की वैल्यू क्या आ गई, देखो u की वैल्यू आ गई 50। आया पहली बात। दूसरी बात, the least speed ball at doing flight theta chosen such that the flight of time has the maximum possible value equal to, अब कह रहे हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है ग्राउंड टू ग्राउंड में, ये होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो आप बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट टी मैक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, मैं कह रहा हूं अगर टी मैक्स की वैल्यू निकालूं मैं, तो टी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और 50, और मैक्सिमम निकालना है तो साइन थीटा 1 होना चाहिए डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 10 सेकेंड आ गया। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है टी मैक्स की वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है, देखो 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 क्या कह रहा है, थीटा इज चूजन, इसका मतलब कह रहा है ये थीटा चूज करना है, थीटा चूज करना है। और कैसे चूज करना है, थीटा कह रहा है इस तरह से चूज करना है कि टाइम, फ्लाइट टाइम इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने मान लो चूज कर लिया थीटा कितना, थीटा, तो 2u sin थीटा बाई जी, आई हैव चूजन द वैल्यू ऑफ थीटा, जी मतलब 10, एंड इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, तो ये 5 होना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बता रहा है, 2u मतलब 50 और sin थीटा अपॉन 10 इक्वल टू 5। जरा ध्यान से देखो ये कितना आ गया, मेरे को लगता है ये आ गया थीटा इक्वल टू 30। अब थीटा थोड़ी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये देखो देखो देखो, एक और पेंच फंसा हुआ है इसमें, क्या कह रहा है, द लीस्ट स्पीड, क्या कह रहा है देखो, द लीस्ट स्पीड द बॉल विल हैव ड्यूरिंग फ्लाइट, मतलब पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से और 30 डिग्री पर थ्रो किया गया। तो कह रहा है पूरी जर्नी की लीस्ट स्पीड कितनी होगी, तो लीस्ट स्पीड यहां पे होती, तो यहाँ पे और vx की वैल्यू ux के बराबर होगी, तो ये 50 cos 30, ये जो आया ना, ये जो है ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर 50 cos 30। तो 50 cos 30 क्या ये आ रहा है क्या,
चेक करो, बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर है। चलो देखो एक और सवाल करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फिर वही बात, प्रोसेस सेम है, पॉज करो, अपने आप से ट्राई करो, उसके बाद आंसर मार्क किया हुआ है। देखो अगर आपका आ गया बहुत अच्छा, आप चाहो तो इस वीडियो के सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हो। अगर आपका आंसर आ रहा है, क्या जरूरत है वीडियो देखने की, है ना। अगर आंसर आ रहा है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करिए और अगले क्वेश्चन पे आइए। बात समझ में आई क्या? देखो क्या कह रहा है, 2 stones आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन्स आर एज शोन, द बोथ स्टोन्स हैव सेम मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट सेम है दोनों की, देखो मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम, तो मैक्सिमम हाइट सेम है, तो मैं निकालना चाहता हूँ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, जरा मैं देखना चाहता हूँ पहले। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, क्या था, 2 uy स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ay, ये था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो ay तो दोनों के लिए g होगा, तो इसका मतलब क्या, uy बराबर है, मतलब uy फॉर फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू uy फॉर सेकेंड पार्टिकल। अच्छा ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के तो 2uy बाई ay, यही तो फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। और टाइम ऑफ फ्लाइट ay तो सेम है ही है, uy अगर सेम हो जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाए, तो uy सेम है क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट, मोर देन वन चॉइस है, करेक्ट है ना। दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, दूसरी बात, रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज, तुम्हें याद होगा ये ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आता है रेंज, उसको सॉल्व करके जो भी आप निकाल लें, आता शुरू तो यहीं से होता है, तो ux इंटू टाइम आता है, ठीक, और टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों पार्टिकल्स का बराबर है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बराबर है तो ux रेंज पे डिपेंड करेगा। तो बताओ r1 की रेंज इतनी बड़ी है, r2 की रेंज इतनी बड़ी है, इसका मतलब r2 का जो ux है, मतलब ux2 is definitely greater than ux1। अब बोलो, अगर मैं आपसे कहूं कि u1 की वैल्यू क्या होगी, u1 ये हो जाएगा अंडर रूट ux1 का स्क्वायर प्लस uy1 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर कोई कहता है u2 की वैल्यू क्या होगी सर, तो हो जाएगा अंडर रूट ux2, हो गया, खत्म हो गया, uy2 का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम बताओ सोच करके, uy1 और uy2 तो आपस में बराबर है, ये और ये तो बराबर है, तो ux इज गोइंग टू डिसाइड द रिजल्ट, ux2 बड़ा है तो मतलब u2 बड़ा होगा u1 से, दिस इज द आंसर। बोलो बात समझ में आई। और ये देखो जरा, एक और मैं क्वेश्चन आपको देना चाह रहा था, ये ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या ट्राई करिए, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, नोट कर लो अच्छे से, है ना, नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, या जब आप चाहेंगे तब मिल जाएगा आपको, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्राई करना है आपको, और दूसरा एक ये क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डालूंगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी कुछ बचा हुआ है सारा कुछ मैं समेट करके कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दूं, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल पे एक और वीडियो लूंगा जिसमें रियल टफ क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करिए, इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर मैंने छुपा लिया है, ठीक है, इसको आप ट्राई करिए, इसका आंसर निकालिए, देखिए क्या आता है, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है, तो इसको ट्राई करना है, ठीक। तो आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है बच्चों, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ भाई, जिनका भी रिवीजन में थोड़ा सा जो महसूस कर रहे हैं कि पीछे की चीजें भूल रहे हैं, वो इस पैटर्न को पकड़ें, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें रिवीजन वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी आए, तब तक ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाएं, और ज्यादा लोग जो है बेनिफिट ले पाए मेरे वीडियोस से, है ना, ठीक। तो
ओके, जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास कॉन्टिन्यूसली नोटिफिकेशन आता रहे, है ना। बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कौन सा वीडियो मेरा अपलोड हो रहा है। वो अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है तो देखिए, बस, वरना मत देखिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय।